ओलिवर ट्विस्ट अध्याय 13। कुछ नए परिचितों का परिचय बुद्धिमान पाठक से कराया जाता है, जिनसे जुड़ी कई दिलचस्प बातें इस कहानी से संबंधित हैं। ओलिवर कहाँ है? यहूदी ने एक धमकी भरी नजर से उठते हुए कहा। लड़का कहाँ है? युवा चोरों ने अपने शिक्षक को ऐसे देखा जैसे वे उसकी हिंसा से डर गए हों, और एक दूसरे की ओर असहजता से देखा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लड़का कहाँ गया? यहूदी ने डॉज का कॉलर कसकर पकड़ते हुए और उसे भयानक गालियां देते हुए कहा। बोलो वरना तुम्हारा गला घोंट दूंगा। मिस्टर फेगिन इतने गंभीर दिख रहे थे कि चार्ली बेट्स, जो हमेशा सुरक्षित रहने में समझदारी समझता था और जिसे यह बिल्कुल भी असंभव नहीं लगता था कि अगली बारी उसकी हो सकती है, घुटनों के बल गिर पड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, कुछ ऐसा जैसे एक पागल सांड और एक बोलता हुआ बिगुल एक साथ हों। क्या तुम बोलोगे? यहूदी ने गरजते हुए कहा, डॉज को इतना जोर से झकझोरते हुए कि उसके बड़ी कोट में रहना किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा था। पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया है, बस इतना ही है, डॉज ने बेरुखी से कहा। मुझे छोड़ दो, क्या कर रहे हो? और एक झटके में खुद को बड़ी कोट से बाहर निकालते हुए, जिसे वह यहूदी के हाथों में छोड़ गया, डॉज ने टोस्टिंग फोर्क उठा लिया और पुराने आदमी के वास्कट की ओर एक वार किया, जो अगर सही जगह पर लगा होता तो उससे निकलने वाली हंसी इतनी आसानी से वापस नहीं आती। इस आपात स्थिति में यहूदी ने जितनी फुर्ती दिखाई, वह उसकी कमजोरी को देखते हुए उम्मीद से कहीं ज्यादा थी, और बर्तन को उठाकर वह इसे डॉज के सिर पर फेंकने के लिए तैयार हो गया। लेकिन चार्ली बेट्स ने उसी क्षण अपनी जोरदार चीख से उसका ध्यान खींच लिया, जिससे उसने अपने इरादे को बदल दिया और पूरा बर्तन चार्ली पर दे मारा। अरे, ये क्या हो रहा है? एक गहरी आवाज ने गुर्राते हुए कहा। किसने मुझ पर ये फेंका? अच्छा हुआ ये बियर थी, बर्तन नहीं, वरना मैं किसी की खबर ले लेता। मुझे पता था, कोई और नहीं, बस एक धूर्त, लालची, बूढ़ा यहूदी ही इतना अमीर हो सकता है कि बियर के अलावा कोई और पेय फेंक सके, और वह भी तब जब उसने हर तिमाही में नदी कंपनी को भुगतान कर दिया हो। ये सब क्या चल रहा है, फेगिन? शैतान के नाम पर मेरा गले का रूमाल बियर से भीगा हुआ है। अंदर आओ। तुम छुपकर क्यों खड़े हो जैसे अपने मालिक से शर्मिंदा हो? अंदर आओ। जिस आदमी ने ये शब्द कहे, वह लगभग 35 साल का, काले मखमली कोट में गंदे पीले रंग की पतलून और फीते से बंधे आधे जूते पहने था। उसकी मोटी टांगें और उभरी हुई पिंडलियां थीं, जो बिना बेड़ियों के अधूरी लग रही थीं। उसके सिर पर एक भूरे रंग की टोपी थी और गले में एक गंदा बेलचर रुमाल बंधा हुआ था, जिसके लंबे फटे हुए सिरे से वह बियर को अपने चेहरे से पोंछ रहा था। जब उसने अपना चेहरा पोंछा, तो एक मोटा चेहरा और 3 दिन की दाढ़ी दिखी, जिसमें 2 भौहें थीं, जिनमें से एक पर ताजा चोट के निशान थे। सुन रहे हो? अंदर आओ, उसने फिर से गुर्राते हुए कहा। एक सफेद झबरीला कुत्ता, जिसका चेहरा 20 अलग अलग जगहों से खरोंच और फटा हुआ था, कमरे में चुपचाप दाखिल हुआ। पहले क्यों नहीं आए? उस आदमी ने कहा। क्या तुम मुझसे इतना शर्मिंदा हो गए हो कि लोगों के सामने मुझे पहचानने से बचते हो? लेट जाओ। इस आदेश के साथ उसने कुत्ते को एक लात मारी, जिससे वह कमरे के दूसरे कोने में चला गया। हालांकि कुत्ता इस बर्ताव का आदी लग रहा था, वह चुपचाप एक कोने में लिपटकर बैठ गया, बिना कोई आवाज किए, और अपनी गंदी आंखों से बार बार पलकें झपकाते हुए कमरे का मुआयना करने लगा। तुम क्या कर रहे हो? बच्चों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो, तुम लालची, अनियंत्रित, असंतुष्ट बुढ़े, उस आदमी ने जानबूझकर बैठते हुए कहा। मुझे आश्चर्य है कि ये तुम्हें मार नहीं देते। अगर मैं इनमें से एक होता, तो कब का तुम्हारा काम तमाम कर चुका होता। अगर मैं तुम्हारा चेला होता, तो बहुत पहले ही ये कर देता, और नहीं,
तुम्हें बेचना भी संभव नहीं होता, क्योंकि तुम किसी काम के नहीं हो, सिवाय बदसूरत चीजों की कांच की बोतल में नुमाइश के लिए, और मुझे नहीं लगता कि ऐसी बड़ी बोतलें बनाई जाती हैं। चुप रहो, चुप रहो, मिस्टर साइकस, यहूदी ने कांपते हुए कहा, इतनी जोर से मत बोलो। अपना मिस्टर कहना बंद करो, गुंडे ने जवाब दिया। तुम हमेशा कोई गड़बड़ करने का इरादा रखते हो जब ऐसा बोलते हो। तुम मेरा नाम जानते हो, खुलकर बोलो। जब वक्त आएगा, मैं इसे बदनाम नहीं करूंगा। ठीक है, बिल साइकस, यहूदी ने बहुत ही विनम्रता से कहा। तुम कुछ गुस्से में लग रहे हो, बिल। शायद हूं, साइकस ने कहा, और मुझे लगता है कि तुम भी कुछ नाराज हो, जब तक कि तुम्हें प्यूटर के बर्तन फेंकने का उतना ही नुकसान न हो जितना जब तुम बकवास करते हो। और क्या तुम पागल हो? यहूदी ने आदमी की बाह पकड़ते हुए और लड़कों की ओर इशारा करते हुए कहा। मिस्टर साइकस ने अपने बाएं कान के नीचे एक काल्पनिक गांठ बांधने का नाटक किया और अपना सिर दाएं कंधे पर झटका। यह मूक अभिनय यहूदी को पूरी तरह समझ में आया। फिर उसने घिसे-पिटे शब्दों में, जिनसे उसकी सारी बातचीत भरी हुई थी, लेकिन जिन्हें यहाँ दर्ज किया जाए तो वे पूरी तरह से समझ से बाहर होंगे, शराब का एक गिलास मांगा। और ध्यान रखना, इसे जहर मत डालना, मिस्टर साइकस ने अपनी टोपी मेज पर रखते हुए कहा। यह मजाक में कहा गया था, लेकिन अगर बोलने वाले ने देखा होता कि यहूदी ने कैसे अपनी पीली होंठ को काटा जब वह अलमारी की तरफ मुड़ा, तो वह सोच सकता था कि यह चेतावनी पूरी तरह से अनावश्यक नहीं थी, या शायद शराब बनाने वालों की चतुराई में कुछ सुधार की इच्छा यहूदी के हंसीभरे दिल से बहुत दूर नहीं थी। 2-3 गिलास शराब पीने के बाद मिस्टर साइकस ने कृपा करके युवाओं पर ध्यान दिया, और इस कृपा से हुई बातचीत में ओलिवर की गिरफ्तारी के कारण और तरीके को विस्तार से बताया गया, जिसमें सच्चाई को ऐसे बदला और सुधार किया गया जैसा कि डॉज को हालात के अनुसार सबसे उचित लगा। मुझे डर है, यहूदी ने कहा, कि वह कुछ ऐसा न कह दे जिससे हमें मुसीबत हो जाए। यह बहुत संभव है, साइकस ने एक दुर्भावनापूर्ण मुस्कान के साथ कहा। तुम फंस गए हो, फेगिन। और मुझे डर है, समझे, यहूदी ने कहा, जैसे उसने बीच में आई बात को नजरअंदाज कर दिया हो, और ऐसा कहते हुए उसने साइकस की ओर करीब से देखा। मुझे डर है कि अगर हमारा खेल खत्म हो गया तो कई और लोगों का भी हो जाएगा, और तुम्हारे लिए यह मुझसे भी ज्यादा बुरा साबित होगा, मेरे दोस्त। साइकस चौंक गया और यहूदी की ओर मुड़ा, लेकिन बूढ़े आदमी ने अपने कंधे कानों तक उठा रखे थे और उसकी आंखें खालीपन से दीवार की ओर घूर रही थीं। एक लंबा सन्नाटा छा गया। इस सम्मानित मंडली का हर सदस्य गहरी सोच में डूबा हुआ नजर आया, यहाँ तक कि कुत्ता भी, जो अपने होंठ चाटते हुए इस बात पर विचार करता लग रहा था कि जब वह बाहर निकलेगा तो पहली बार में जिस सज्जन या महिला से उसकी मुलाकात होगी उसके पैरों पर हमला करेगा। किसी को जाकर पता करना पड़ेगा कि ऑफिस में क्या हुआ है, मिस्टर साइकस ने उस आवाज में कहा जो वह अब तक की सबसे धीमी थी। यहूदी ने सहमति में सिर हिलाया। अगर उसने चुगली नहीं की है और वह जेल में है, तो जब तक वह बाहर नहीं आता कोई डर नहीं है, मिस्टर साइकस ने कहा, और तब उसका ध्यान रखना होगा। किसी तरह से उसे काबू में करना होगा। यहूदी ने फिर से सिर हिलाया। इस योजना की समझदारी तो साफ थी, लेकिन दुर्भाग्यवश इसे अपनाने में एक बड़ी समस्या थी। समस्या यह थी कि डॉजर, चार्ली बेट्स, फेगिन और मिस्टर विलियम साइकस सभी पुलिस के आसपास जाने से कड़ा विरोध रखते थे, चाहे कोई भी वजह या बहाना हो। वे कितनी देर तक एक दूसरे को अनिश्चितता की स्थिति में घूरते रहते, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन इस पर अनुमान लगाना जरूरी नहीं है, क्योंकि दो युवतियों के अचानक प्रवेश ने बातचीत को फिर से ताज़ा कर दिया, जिन्हें ओलिवर पहले देख चुका था। यही सही रहेगा, यहूदी ने कहा।
बैठ जाएगी क्या, नहीं जाओगी मेरी प्यारी? कहा युवती ने पूछा। बस ऑफिस तक ही मेरी प्यारी, यहूदी ने मनाने वाले लहजे में कहा। यह कहना उचित होगा कि युवती ने यह नहीं कहा कि वह नहीं जाएगी, बल्कि उसने केवल जोरदार इच्छा व्यक्त की कि भगवान कसम वह नहीं जाएगी। यह अनुरोध से एक शालीन और सभ्य तरीके से बचने का तरीका था, जिससे पता चलता है कि वह स्वाभाविक रूप से इतनी शिष्ट थी कि वह किसी और को सीधे और स्पष्ट रूप से मना करके दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। यहूदी का चेहरा उतर गया। उसने इस युवती से मुंह फेर लिया, जो एक लाल गाउन, हरे जूते और पीले कर्ल पेपर में रंग बिरंगी दिख रही थी, और दूसरी युवती की ओर मुड़ा। नैन्सी मेरी प्यारी, यहूदी ने शांत तरीके से कहा, तुम क्या कहती हो? यह काम नहीं करेगा, इसलिए कोशिश करना बेकार है, फेगिन, नैन्सी ने जवाब दिया। तुम्हारा मतलब क्या है? मिस्टर साइकस ने चिढ़कर पूछा। जो मैं कह रही हूँ बिल, युवती ने शांति से जवाब दिया। तुम तो इस काम के लिए एकदम सही हो, मिस्टर साइकस ने तर्क दिया। यहाँ के लोग तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते, और मैं चाहती हूँ कि वे न जाने, नैन्सी ने उसी शांत तरीके से कहा। इसलिए मेरे लिए जवाब न है, बिल। वह जाएगी, फेगिन, साइकस ने कहा। नहीं, वह नहीं जाएगी, फेगिन, नैन्सी ने कहा। हाँ, वह जाएगी, फेगिन, साइकस ने कहा। और मिस्टर साइकस सही थे। धमकियों, वादों और रिश्वतों के जोर पर अंततः उस महिला को यह काम करने के लिए मना लिया गया। वह अपनी मित्र की तरह चिंतित नहीं थी, क्योंकि हाल ही में उसने रैटक्लिफ के सुदूर किनारे से फील्ड लेन के पड़ोस में स्थानांतरित किया था। उसे अपने कई परिचितों द्वारा पहचाने जाने का कोई डर नहीं था। तदनुसार अपनी पोशाक के ऊपर एक साफ सफेद एप्रन बांधे हुए और अपने बालों के कर्ल को एक भूसे की टोपी के नीचे छिपाए हुए, जो दोनों ही चीजें यहूदी के अनंत स्टॉक से मिली थीं, मिस नैन्सी अपने काम के लिए निकलने की तैयारी कर रही थी। एक मिनट रुको मेरी प्यारी, यहूदी ने कहा, एक छोटा ढका हुआ टोकरी निकालते हुए। इसे एक हाथ में पकड़ लो। यह अधिक सम्मानजनक दिखता है, मेरी प्यारी। उसे दूसरे हाथ में दरवाजे की चाबी भी पकड़ा दो, फागिन, साइकस ने कहा। यह असली और सच्चा लगेगा। हाँ हाँ मेरी प्यारी, सही कहा, यहूदी ने कहा, और युवा महिला के दाएं हाथ की उंगली पर एक बड़ी दरवाजे की चाबी टांग दी। वह लो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मेरी प्यारी, यहूदी ने अपने हाथ रगड़ते हुए कहा। ओह मेरा भाई, मेरा प्यारा मासूम छोटा भाई, नैन्सी ने अचानक रोते हुए कहा, और छोटी टोकरी और दरवाजे की चाबी को उदासी में मरोड़ते हुए। उसके साथ क्या हुआ है? उसे कहाँ ले गए हैं? ओह कृपा करो और मुझे बताओ कि उस प्यारे बच्चे के साथ क्या हुआ है। सज्जनों, कृपया, सज्जनों। इन शब्दों को बड़े दुखी और टूटे दिल से कहने के बाद, अपने सुनने वालों की अत्यधिक प्रसन्नता के लिए मिस नैन्सी रुकी, सभी को आंख मारी, मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और गायब हो गई। वह बहुत होशियार लड़की है, मेरे प्यारे, यहूदी ने कहा, अपने युवा दोस्तों की ओर मुड़ते हुए और गंभीरता से सिर हिलाते हुए, मानो उन्हें यह संकेत दे रहे हों कि उन्होंने अभी जो देखा है उसका पालन करें। वह अपने लिंग का सम्मान है, मिस्टर साइकस ने कहा, अपना गिलास भरते हुए और अपनी विशाल मुट्ठी से मेज पर प्रहार करते हुए। यह उसके स्वास्थ्य के लिए है, और काश सभी ऐसे ही होते। जब ये और कई अन्य प्रशंसा नैन्सी के बारे में की जा रही थीं, तब वह युवती पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ रही थी, जहां अकेले और असुरक्षित होकर सड़कों पर चलने के बाद थोड़ी घबराहट के बावजूद वह थोड़ी देर बाद पूरी सुरक्षा के साथ पहुंच गई। पीछे के रास्ते से प्रवेश करते हुए उसने एक सेल के दरवाजे पर चाबी से हल्की सी दस्तक दी और सुना। अंदर से कोई आवाज नहीं आई, इसलिए उसने खांसा और फिर से सुना। फिर भी कोई जवाब नहीं आया, तो उसने बोलना शुरू किया।
नॉली प्यारे, नैन्सी ने धीमी आवाज में कहा। नॉली। अंदर कोई नहीं था सिवाय एक दुखी नंगे पांव अपराधी के, जिसे बांसुरी बजाने के लिए पकड़ा गया था और जिसे समाज के खिलाफ अपराध साबित होने के बाद 1 महीने के लिए सुधार गृह भेजा गया था, जिसमें यह टिप्पणी की गई थी कि उसके पास जो अतिरिक्त सांस थी वह बांसुरी बजाने की जगह चक्की में ज्यादा फायदेमंद होगी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह अपनी जब्त की गई बांसुरी के नुकसान पर मानसिक रूप से विलाप कर रहा था, जिसे जिले के उपयोग के लिए ले लिया गया था। तो नैन्सी अगली सेल की ओर बढ़ गई और वहां दस्तक दी। क्या? एक कमजोर और थकी हुई आवाज आई। क्या यहाँ एक छोटा लड़का है? नैन्सी ने पहले से रोते हुए पूछा। नहीं, आवाज ने जवाब दिया। भगवान ना करे। यह एक 65 साल का भिखारी था, जिसे बांसुरी न बजाने के लिए जेल भेजा जा रहा था, या दूसरे शब्दों में सड़कों पर भीख मांगने और अपनी आजीविका के लिए कुछ न करने के कारण। अगली सेल में एक और आदमी था, जो बिना लाइसेंस के टिन के बर्तन बेचने के लिए उसी जेल जा रहा था, यानी अपनी आजीविका के लिए कुछ कर रहा था, स्टैंप कार्यालय की अवहेलना करते हुए। लेकिन क्योंकि इन दोनों अपराधियों का नाम ओलिवर नहीं था और न ही उन्हें उसके बारे में कुछ पता था, नैन्सी सीधे उस मोटे अधिकारी के पास गई जो धारीदार वास्कट पहने हुए था और सबसे दुख भरी आवाज में विलाप करते हुए और दरवाजे की चाबी और छोटी टोकरी का तुरंत और प्रभावी इस्तेमाल करते हुए अपने प्यारे भाई की मांग की। मेरे पास नहीं है, मेरी प्यारी, बूढ़े आदमी ने कहा। वह कहाँ है? नैन्सी ने बौखलाहट में चीखते हुए पूछा। साहब उसे ले गए हैं, अधिकारी ने जवाब दिया। कौन से साहब? ओह भगवान! कौन से साहब? नैन्सी ने हैरान होकर कहा। इस बेतरतीब सवाल का जवाब देते हुए बूढ़े आदमी ने गहरे दुख में डूबी बहन को बताया कि ओलिवर दफ्तर में बीमार पड़ गया था और उसे इसलिए रिहा कर दिया गया था क्योंकि एक गवाह ने साबित कर दिया था कि चोरी किसी और लड़के ने की थी जो हिरासत में नहीं था, और अभियोजनकर्ता उसे बेहोशी की हालत में अपने घर ले गया था। और जितनी जानकारी देने वाला जानता था वह बस इतना था कि वह घर कहीं पेंटनविल में था, क्योंकि उसने कोचमैन को दिए गए निर्देशों में यह शब्द सुना था। भय और अनिश्चितता की स्थिति में पीड़ित युवती लड़खड़ाते हुए गेट तक पहुंची और फिर अपने लड़खड़ाते कदमों को तेज दौड़ में बदलकर सबसे पेचीदा और उलझे हुए रास्ते से यहूदी के घर लौट आई। मिस्टर बिल साइकस ने जैसे ही इस सफर का हाल सुना, तुरंत सफेद कुत्ते को बुलाया और अपनी टोपी पहनकर जल्दी से रवाना हो गया, बिना किसी को शुभ प्रभात कहने की औपचारिकता निभाए। हमें पता लगाना होगा कि वह कहाँ है, मेरे प्यारे, उसे ढूंढना ही होगा, यहूदी ने बड़े उत्साह से कहा। चार्ली, जब तक तुम उसके बारे में कोई खबर लेकर नहीं आते तब तक इधर-उधर छुपे रहो। नैन्सी, मेरी प्यारी, मुझे उसे ढूंढना ही है। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, मेरी प्यारी, तुम पर और आर्टफुल पर। रुको रुको, यहूदी ने कांपते हाथों से एक दराज खोलते हुए कहा। यह पैसे हैं, मेरे प्यारे। मैं आज रात यह दुकान बंद कर दूंगा। तुम जानते हो कि मुझे कहाँ ढूंढना है। यहाँ 1 मिनट भी मत रुको, एक पल भी नहीं, मेरे प्यारे। इन शब्दों के साथ उसने उन्हें कमरे से बाहर धकेल दिया और दरवाजा अच्छी तरह से बंद करके उस बक्से को निकाला जिसे उसने गलती से ओलिवर को दिखा दिया था। फिर उसने जल्दी से घड़ियों और गहनों को अपने कपड़ों के नीचे छिपाने की तैयारी शुरू की। दरवाजे पर दस्तक ने उसे इस काम में चौंका दिया। कौन है? उसने तेज आवाज में पूछा। मैं, दरवाजे की दरार से डॉजर की आवाज आई। अब क्या? यहूदी ने बेसब्री से पूछा। क्या उसे दूसरे ठिकाने पर ले जाना है? नैन्सी पूछ रही है, डॉजर ने पूछा। हाँ, यहूदी ने जवाब दिया, जहां भी उसे पकड़ लो। उसे ढूंढो, बस ढूंढो।
आगे क्या करना है मैं जानता हूँ, घबराओ मत। लड़के ने अपनी समझदारी का जवाब दिया और अपने साथियों के पीछे जल्दी से नीचे चला गया। अब तक उसने कुछ नहीं बताया, यहूदी ने अपना काम जारी रखते हुए कहा। अगर उसने अपने नए दोस्तों के बीच हमें फंसाने का इरादा किया है, तो हम अभी भी उसका मुंह बंद कर सकते हैं।